शाम के 5 बजते ही सारी महिलाएं कॉलोनी के पार्क के पास इकट्ठा हो जाती थी और बातचीत करती थी। उसी बीच हंसी मजाक होता था। उन महिलाओं के बीच शारदा उनकी नेता थी। अरे सुशीला, सावित्री आज नहीं आई, कल भी नहीं आई थी और अभी तक नहीं आई। हो सकता है कि वो आज भी ना आए शारदा। नहीं आएगी ऐसे कैसे कह दिया? तुम्हारा मुंह है कि क्या है? कभी कभी मधु खा लिया करो। तब तक देखती है कि सावित्री वहाँ से आ ही रही है। क्या हुआ सावित्री, कहाँ गई थी? कल तुम नहीं आई। तुम बहुत किस्मत वाली हो शारदा। ऐसा क्यों कह रही हो सावित्री? तुम्हारी बेटे की शादी नहीं हुई, तुम्हारी बहू नहीं आई है, इतना ही काफी है। यही एक वजह है जिसके लिए कह रही हूँ कि तुम किस्मत वाली हो। कहते कहते सावित्री की आंखें भर आती है। वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी उन्हें बहुत बुरा लगता है। तभी उस बीच सुशीला कहने लगती है, बेचारी सावित्री की तो बस नाम की ही बहू है। बहू तो सावित्री से सारा काम करवाती है। अगर कभी कहे कि बुखार है तो गर्म पानी लाके गिरा देती है और कहती है कि इतनी गर्मी काफी है। उसकी बातें सुन के परेशान होके सावित्री जोर जोर से रोने लगती है। वो बहू नहीं है शारदा, वो बहू के रूप में एक भेड़िया है। कहती हूँ कि शरीर में दर्द है तो चम्मच गरम करके हाथ पैर में चला देती है और फिर कहती है इससे हाथ पैर के दर्द कम हो जाएंगे। रो नहीं सावित्री, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती है। दहेज लेके ससुराल आती है, बेटे का जीना हराम और हमें शमशान घाट पहुंचा देती है। मतलब बहुएं अच्छी नहीं होती है क्या? वही तो विस्तार से कह रहे हैं शारदा। ऐसी बात नहीं, हमारी बहू खराब है इसका मतलब ये नहीं कि सारी बहुएं खराब होती है। ऐसा सोचना गलत है। शारदा को मत डराओ, वो अच्छी है, उसे अच्छी ही बहू मिलेगी। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम बहुत बुरे हैं इसीलिए ऐसी जहन्नुम भेजने वाली बहू मिली है? सावित्री वो नहीं कह रही है, हमारी जुबान ही खराब है। ये सुनकर वहाँ पे सभी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती है। शारदा घर लौट के खाना वाना पका के आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देखने लगती है। रात के करीबन जब 8 बज रहे थे, रमेश और प्रसाद ऑफिस से घर लौट आते हैं। फिर सभी लोग एक साथ रात के भोजन के टेबल पे बैठ के रमेश की शादी की चर्चा करने लगते हैं। उसके बाद रमेश अपने कमरे में चला जाता है। शारदा प्रसाद भी अपने कमरे में सो जाते हैं। क्या हुआ है तुम्हें शारदा? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। 30 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता क्या? क्या हुआ बताओ? डाइनिंग टेबल पे बैठ के रमेश की शादी के चर्चा पे तुम अचानक से कहने लगी, नहीं नहीं शादी वादी नहीं चाहिए, मैं कुछ और दिन जिंदा रहना चाहती हूँ। बहू आने से दिक्कत है, ऐसा किसी ने कहा है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन सावित्री, रत्ना और सुशीला की बहू उनके साथ कैसा बर्ताव करती है जब बताती है, वो सब सुन के मुझे घर में बहू लाने में डर सा हो गया है, बस इतना ही। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, हमारी किस्मत अगर अच्छी रही तो हमें अच्छी बहू मिल जाएगी और नहीं तो बुरी किस्मत सोचेंगे। प्रसाद की बातें सुन के शारदा बिना कुछ कहे चुप हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम बेटे की शादी नहीं कराओगी? ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? उसकी शादी नहीं करा के मैं उसका समाज में मजाक उड़ाऊंगी क्या? आपने जैसा कहा, किस्मत अच्छी होगी तो अच्छी बहू मिलेगी। फिर बेटे के शादी के रात को आखिरी त्योहार जैसा मना लेते हैं। उसकी बातें सुन के प्रसाद खुश हो जाते हैं। वो रात निकल जाती है। अगले दिन प्रसाद के जान पहचान में एक रिश्ता था, इसीलिए तीनों मिलके अनामिका नाम की लड़की को देखने के लिए वो चले जाते हैं। अंदर से अनामिका चाय लेके बाहर आती है, रमेश को देखती है। रमेश भी अनामिका को देखता है। वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर बड़े बात कर लेते हैं और एक अच्छा मुहूर्त देख के रमेश और अनामिका की धूमधाम से शादी हो जाती है। मायके से विदा होकर अनामिका ससुराल में कदम रखती है। शारदा को पैर छू के प्रणाम करती है। उठो बहू, अब ये सब की क्या जरूरत? सास भी तो माँ ही होती है ना। आज से आप मेरी सास नहीं, माँ है, बहन, भाभी, सब कुछ आप है। घर का सारा नियम कानून आप जैसा जैसा करती है सब बता दीजिए, मैं सब सीख लूंगी। मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। अगर कुछ गलती की तो आप माँ बन के सिखाइएगा। मैं सब कुछ धीरे धीरे आपके तरह सीख जाऊंगी।
जब उसने ऐसा कहा, शारदा ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई। फिर शारदा अनामिका को कैसे काम करना है हर एक चीज साफ साफ समझाती है। अनामिका सब समझ जाती है और वो उसी तरह ही करने लगती है। मुर्गों के चिल्लाने के साथ वो उठ जाया करती थी, साफ सफाई करती थी, फिर गोबर लेप के रंगोली डालती थी, फिर अच्छे से स्नान करके वो तुलसी के पास आके दिया जलाती थी। इस तरह से करते हुए शारदा उसे देखती है। शारदा के उठने से पहले ही नहाने के लिए गर्म पानी करने को रख दिया था। ससुर जी प्रसाद और बेटे रमेश को जाके गर्मा गर्म बेड कॉफी देती थी। जब तक सब नहा धो के तैयार होके डाइनिंग टेबल पे आते थे, अनामिका सभी के लिए गर्मा गर्म वैरायटी के नाश्ते बना के रख देती थी। इस तरह वो सभी का दिल जीत लेती है। लंच में वो अक्सर 2 तरह की सब्जियां बनाया करती थी। ये सब करते करते जब वो थक जाती थी तो वो शारदा के पास जाती थी, फिर दोनों मिलके हंसी मजाक करते थे। इन सब से शारदा बहुत खुश थी। एक दिन शारदा अपने ग्रुप की महिलाओं से अपनी बेस्ट बहू अनामिका का परिचय कराना चाहती है और कहती है वो उसे माँ की तरह देखभाल करती है। ये सुन के सभी बहुत खुश होते हैं, पर रत्ना इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इतनी खुश मत हो, जब हमारी उम्र होगी तब पता चलेगा कि बहू कैसी है, तब सामने आएगा कि वो हमें माँ की तरह देखती है या सासू माँ की तरह देखती है। रत्ना की ऐसी बातों पर शारदा ने दिमाग नहीं लगाया। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अचानक से एक दिन शारदा बाथरूम में फिसल के गिर जाती है। शारदा का पैर टूट जाता है। अब शारदा छड़ी के सहारे चलने लगती है। अनामिका बिंदु मात्र संकोच किए हुए शारदा को खाना खिलाती थी, नहलाती थी, बाहर घुमाती थी, ताकि शारदा बिना गम के हंसी खुशी रह सके। तभी एक रात शारदा प्रसाद से कहती है, मेरी इतनी अच्छी किस्मत की ऐसी बहू मिली जो अपनी माँ के तरह देखभाल करती है। ये कहकर वो बहुत खुश होती है। ये सुनकर प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह अनामिका अपनी सासू माँ को अपने माँ की नजरों से देखभाल करने लगी और खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत गुस्सा करता था रमेश। इस बात को जाने बगैर ही अनामिका ने उससे शादी कर ली। ऐसा करके गोविंद ने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर ही दी। साथ ही साथ अब अनामिका की जिंदगी पूरी तरह से नरक बन गई। मारपीट के वजह से सर पे चोट के निशान लगे होते थे, गालों पे उंगलियों के निशान। अनामिका बस उदास होकर चुपचाप बैठी रहती थी और अपना आंसू बहाते रहती थी। एक बार गोविंद अपनी बेटी से मिलने आया। आके वो सोफे पे बैठा। उधर शारदा उन्हें देखकर मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, बस रमेश बाहर ना निकल के आए। पहले से ही बहू अनामिका के सर पे चोट है, गालों पे पंजे के निशान। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं बहू के पिताजी देख के वो क्या कहेंगे। बस आपसे इतनी प्रार्थना है वो घर से बाहर ना निकल आए। वो इस तरह मन ही मन घबरा ही रही थी। तभी गोविंद कहने लगते हैं, बहन अनामिका नहीं है क्या? काफी देर से बैठा हूँ, अभी तक आई नहीं। अरे हाँ भैया, मैं तो बताना भूल गई थी। वो सब्जियां लाने बाहर गई हुई है, पता नहीं कब आएगी। आप फिर कभी आइएगा। उसकी ये बात सुनकर गोविंद बड़ा दुखी हो जाता है। बिल्कुल उसी वक्त प्रसाद आते हैं। वो शारदा की बातें सुन लेते हैं। दिमाग खराब हो गया शारदा, समधी से कोई ऐसे बात करता है क्या? वो अपनी बेटी से मिलने आए हैं। नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते। गोविंद, सब कुशल मंगल ना? आपके सामने ही हूँ, सब बढ़िया है। शहर आया था काम से, सोचा बेटी से मिलके जाऊं, इसीलिए यहाँ पे आ गया। पर आके लग रहा है कि मैंने तकलीफ दे दी। मजाक किया हो गोविंद, ये तुम्हारी बेटी का घर है, कभी भी आ सकते हो, कितने भी दिन रह सकते हो। तुम्हारे आने पे हमें खुशी मिली, तकलीफ क्यों होगी? रुको रुको, अनामिका आ रही है, पेट भर के खा के तभी जाना। आपने कह दिया, यही बहुत है भाई साहब, मेरा पेट यहीं भर गया। प्रसाद गोविंद हंसी मजाक में बातचीत कर रहे थे। शारदा लेकिन बहुत परेशान थी। तब तक अंदर से रमेश बाहर हॉल में आता है। ससुर जी को देखकर वो बात करने लगता है। गोविंद भी मनी मन बहुत खुश होते हैं। फिर रमेश बड़े प्यार से, अनामिका कॉफी ले आना, वो कहता है। अनामिका जो किचन में थी उसे अपने पति की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही डर के मारे उसने ये भी नहीं देखा कॉफी गर्म है, कप में है या नहीं। वो भागकर लेकर आती है, कॉफी रमेश को देती है।
फिर देखती है पिताजी गोविंद वहाँ पे आए हुए हैं। बेटी के सर पे चोट, गालों पे उंगलियों के निशान देखकर गोविंद की आंखें भर आती है। अरे गोविंद, पति पत्नी में थोड़ी लड़ाई हो गई, बेटे को गुस्सा आ गया। मैं उससे बात करूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं हूँ ना, समझ सकता हूँ। बेटी को ऐसी हालत में देखकर किसे बुरा नहीं लगेगा। प्रसाद इस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। गोविंद भी यही सोचते हैं कि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसी बात आम है। इस तरह से वो खुद को संभालते हैं। तब तक जो कॉफी रमेश को दिया गया था वो ठंडा है। इस बात से रमेश को बड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्से के मारे वो सब भूल गया कि उसके माँ, पिताजी, ससुर जी सब हॉल में ही खड़े हैं। गुस्से के मारे हाथ में लिए कॉफी को वो अनामिका के मुंह पे जाके फेंक देता है। तुम में इतना अकड़, तुम मुझे ठंडी कॉफी लाकर दियो पीने के लिए। इतना कहकर रमेश अनामिका के गालों पे कस के एक थप्पड़ लगाया। ऐसी परिस्थिति में शारदा ने सोचा कि कहीं बेटे पे इल्जाम न लगे, इसलिए वो कहने लगी, तुम एक भी काम क्या ठीक से नहीं कर सकती हो बहू। दिमाग कहीं और ही रहता है। जितना भी समझाओ उसे, ये एक काम ठीक से नहीं करती है। तुमसे शादी करवा के मैं और मेरे बेटे को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। क्योंकि मेरा बेटा है इसीलिए वो तुम्हें मान लिया है, कोई और होता तो छोड़ के चला जाता। शारदा जो कुछ कह रही है वो सच नहीं है, ये बात गोविंद भी समझ रहे थे, लेकिन उनसे तर्क वितर्क करने से अनामिका की जिंदगी और बदतर हो जाएगी, ये सोचकर वो आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका घर का सारा कामकाज करके, खाना वाना पका के बिस्तर पे लेटे लेटे अपने फोन पे गाना सुन रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त अनुराधा का भेजा हुआ एक कराटे वीडियो अनामिका देखती है। हेलो फ्रेंड्स, आजकल लड़कियों को आत्मरक्षा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आजकल आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ लड़कियों पर बहुत क्रूरता होती है, इसीलिए आप लोगों की मदद के लिए एक कराटे वीडियो बना के मैं अपलोड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर मदद करेगी। ऐसा कहने के बाद कैसे कराटे करना है वो सिखाती है। अनामिका उस वीडियो को देखकर कराटे सीखने की कोशिश करने लगती है। अनामिका को जब भी वक्त मिलता था वो इधर उधर का समय निकाल के फोन पे देखकर कराटे सीखने लगी। देख देख कर अनामिका ने पूरी तरह से कराटे सीख लिया। एक दिन खाने के टेबल पर सब लोग जब खाना खा रहे थे, खाने में ठीक से नमक नहीं था, इस वजह से रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो अनामिका पे हाथ उठा देता है। अनामिका तुरंत रमेश का हाथ पकड़ लेती है, दूसरे हाथ से रमेश का गला पकड़ के उसे कस के थप्पड़ लगाती है। ये सब देखकर शारदा डर के मारे कांपने लगती है और भाग के एक कोने में जाके बैठ जाती है। पर ये सब देख के प्रसाद की हंसी छूट जाती है। शाबाश बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम माँ बेटे दोनों को कर दो। जनता ता चिता चिता जनता ताता। वो बहुत खुश होते हैं। रमेश को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से अनामिका ऐसे पलट जाएगी। वो सदमे में था। अनामिका की पिटाई खाने के बाद अनामिका को देखकर वो बार बार डर रहा था। क्या रे रमेश, तुम बस ग्रेजुएट होके एक क्लर्क की नौकरी कर रहे हो और एमबीए वाली लड़की को मार रहे हो। अब तक मैं धैर्य रखकर बैठी हुई थी क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी और मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह रही थी। रमेश मुंह खोल के बस अनामिका का चेहरा देखता रह गया। इतनी हिम्मत कि आप मेरे पिताजी के सामने हाथ उठाए। उन्हें इतनी भी खुश होने ही नहीं दिए कि बेटी अपने ससुराल में सास ससुर के साथ खुश है। आप और आपकी माँ मिलके मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। ऐसा कहकर शारदा जो दुबक के कोने में बैठी थी उसके तरफ देखती है। फिर शारदा कहने लगती है, अरे ये तो मेरे तरफ आ रही है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ऐसा कह के जिस कपड़े में वो थी उसी हालत में वो भाग निकलती है। छोटी छोटी गलतियों पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे मारपीट करने से नहीं चलेगा। अरे बहू शांत हो जाओ, तुम्हारा ये भयानक रूप उन्होंने देख लिया, अब सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा अब काम करो। ऐसा कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। शाम ढलने तक जब शारदा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो घर लौट आती है। बहू अनामिका से जाके वो माफी मांगती है। तब से शारदा और रमेश अपने अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।